नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की संभावना, आशंका अब काफी बड़ी हो गई है और ये लड़ाई काफी खतरनाक हो सकती है। खतरनाक इसलिए हो सकती है क्योंकि इजराइल ने पिछले घंटों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। तकरीबन 200 विमानों ने ईरान के 100 ठिकानों पर हमला किया और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को कितना नुकसान पहुंचा है अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसमें ईरान के 5 बड़े, 3 सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु अधिकारियों की मौत हुई है। उनमें से एक वो है जिनको कहा जाता है कि उनके सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े कमांडर हैं, उनकी मौत हुई है। यानी ये बड़ा धक्का फिलहाल ईरान को लगा है और इजराइल ने यह धक्का उनको दिया है। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन से, तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रोन से इजराइल पे हमला किया है। अब इसका अभी तक क्या असर हुआ है कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इजराइल और ईरान की ये लड़ाई, ये संघर्ष क्या रुख अख्तियार करती है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लंबे समय से अमेरिका समेत तमाम देश ये चाहते थे कि ईरान परमाणु बम हासिल ना करे, परमाणु टेक्नोलॉजी को हासिल ना करे। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने पिछले दिनों ये कहा था कि दरअसल ईरान उनकी बातों को नहीं मान रहा है और इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर इजराइल ने हमला किया। अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इसके पीछे है या नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इजराइल के इस हमले की पहले से जानकारी थी। सीधे बात करेंगे आप नरेश कौशिक जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को बड़े जानकार हैं, बीबीसी के लेजेंडरी पत्रकार। ये जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पे हमला किया, आप उसको किस नजर से देखते हो और कितना खतरनाक आपको लगता है? मेरे विचार से बहुत खतरनाक है, क्योंकि इजराइल इस हमले की कोई पिछले 20 बरस से तैयारी कर रहा था। उसने इसके लिए अपने सैनिकों को इसके लिए तैयार किया हुआ था। वहां पर ईरान के पास ही बताते हैं कि एक ड्रोन का एक ठिकाना बनाया हुआ था, बल्कि कुछ ड्रोन्स उसने वहां पर स्मगल भी किए ईरान में इस हमले के लिए। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इजराइल ने ईरान पर हमला करके उसके बहुत सारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं उनको तबाह किया था। जो कल रात जो हमला हुआ है उसमें सबसे पहले, जो हर लड़ाई में होता है, सबसे पहले तो उन्होंने जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको तबाह किया, रेडार वगैरह को खत्म किया। उसके बाद में उन्होंने कोई 200 विमान इजरायली वायुसेना के, और ड्रोन्स तो पहले से थे ही, उसके बल पर यह बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल की जो ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको एक तरह से डिकैपिटेट कर दिया। यानी उनके तमाम जो टॉप जनरल्स हैं उनको मार दिया गया। और आपने तो 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात की। मेरी जानकारी यह है कि 6 परमाणु वैज्ञानिकों को ईरान के इस हमले में इजराइल ने मारा है। तो इसका मतलब यह है कि काफी नुकसान ईरान को इसमें हुआ है। नांटेन्स, जो कि इनका मेन एनरिचमेंट, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सेंटर है, उसको ठिकाना लगाया है। लेकिन अभी 2 ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, फार्दो और इस्फहान, वहां पर हमला हुआ है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो फार्दो है, जो कि ईरान ने एक पहाड़ के अंदर
बनाया हुआ है। तो इज़राइल के पास में अपने दम पर उसको नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इसके लिए अमेरिका की उसको मदद चाहिए, और अमेरिका ने इसमें अभी तक साथ नहीं दिया है, लेकिन अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ये इज़राइल ने ये पहला हमला किया। इज़राइल ने कहा है कि अगले कई दिनों तक ये चलेगा, और ईरान ने जवाब में सिर्फ अभी वहां सिर्फ ड्रोन्स ही दागे हैं, अभी मिसाइल्स के दागने की खबर नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ईरान ने टोह लेने की कोशिश की है, क्योंकि ड्रोन्स का बहुत समय से इस्तेमाल सिर्फ हमले के लिए नहीं होता, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी होता है। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने ये किया है। और ईरान के जो खमेनेई हैं, जो कि सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो बहुत बड़ा इसको नुकसान होगा इज़राइल को इसके लिए। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि इज़राइल ने ये बहुत बड़ा ये खतरा मोल लिया है, लेकिन इज़राइल को लगता है कि उसकी सुरक्षा के लिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, वो उसके अस्तित्व को चुनौती देता है, क्योंकि ईरान ने कभी इज़राइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। और इसके अलावा जो ईरान के जो समर्थन वाले जो मिलिटेंट ग्रुप थे, हिजबुल्लाह हैं, हमास हैं, वो करीब करीब खत्म किए जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 में जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके जवाब में इजराइल ने ईरान के जो ये जितने भी ये गुट हैं करीब करीब खत्म किए हैं, जिसमें कोई 50-60 हजार लोग, जिसमें बहुत सारे लोग तो बेगुनाह हैं, वो मारे गए हैं। लेकिन इजराइल को ये लगता था कि ये समय है जब ये ईरान के इस परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका के साथ मिलकर यह हमला इजराइल करना चाहता था, लेकिन ऐसा संकेत लगता है कि ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा, ट्रंप ने ऐसा लगता है कि इजराइल को हरी झंडी दे दी कि आप ये कीजिए, हम इसमें इस समय नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ट्रंप को अभी भी लगता है कि वो ईरान से वो न्यूक्लियर वाला वो समझौता कर सकते हैं। बातचीत तो रविवार को होने का उसका अगला दौर होने वाला था, और अब वो ईरान ने उससे इजराइल के हमले के बाद उससे अपने को पीछे खींच लिया है। तो अब वो जो बातचीत के आधार पर जो हल की जो संभावना थी, वो अब लगता है खत्म सी हो गई है। ट्रंप ने अभी भी अपने आज के जो ट्वीट में ये कहा है कि वो ईरान के पास में अभी भी समय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास में अब बातचीत के लिए कुछ बचा है। मुझे तो लगता है कि ईरान के पास अब हथियार बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, बशर्ते कि इजराइल उतना हमला ना करे कि इसको बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दे, क्योंकि ईरान ने भी इतने समय से तैयारी की हुई थी, जैसे इजराइल ने की हुई थी हमले करने के लिए। ईरान ने भी हमले से बचने के लिए तैयारी की हुई थी, और जैसा कि मैंने कहा, जो फार्डो जो उनका जो सेंटर है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर, वहां पर तो पहाड़ के नीचे बनाया हुआ है। उसको इजराइल के पास में इस समय ताकत नहीं है उसको नष्ट करने की। तो अगर इस में अमेरिका नहीं कूदता है तो ये ईरान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ साल पीछे लौटेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल अपने दम पर इसे खत्म कर पाएगा। इस बात का क्या लॉजिक है कि वो ईरान पे हमला करे और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म करे? इसका सीधे सीधे उसको लगता है कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है। उसको ये लगता है कि ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ईरान कभी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, और ये जो परमाणु कार्यक्रम है, ईरान कितना ही कहे कि वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ओबामा ने काफी प्रयत्न करके ईरान के साथ में 2015 में ये एक समझौता किया था, जिसमें रूस, चीन, ब्रिटेन और बड़ी ताकतें शामिल थी, लेकिन इजराइल उसके लिए कभी तैयार नहीं था। इजराइल को ये सिर्फ अमेरिका ने इसको माना था, तो इसलिए उसको मानना पड़ा, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। और
आपको याद होगा जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे अपना ट्रंप 1 में, तो उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा काम किया था, इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। यानी अमेरिका के बाहर होने का मतलब है ये समझौता टूट गया। इसके बाद से जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है यूनाइटेड नेशंस का, ये कहता रहा है कि ईरान जो है एनरिचमेंट प्रोग्राम अपना काफी आगे बढ़ा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही उसने ये कहा था कि ये अब ईरान का कार्यक्रम इतना आगे बढ़ गया है कि वो बहुत जल्दी बम बना सकता है। यानी 60% एनरिचमेंट उसका कर दिया है। बॉम्बिंग ग्रेड के लिए 90% चाहिए, और उसको ये लगता है कि कुछ 2-3 दिनों में ये इस तरह आगे बढ़ा सकता है कि उसका एनरिचमेंट बम बनाने लायक हो जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो इजराइल को यह लगता था कि यही एक समय है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, इससे पहले कि ईरान वाकई बम बनाता, वो इसको नष्ट कर दे। तो यही करने का उसने ये प्रयत्न किया है, और देखना अब यह है कि ईरान किस तरह का जवाब देता है या किस तरह का जवाब देने में सक्षम बचा है। क्योंकि ये मत भूलिए कि इजराइल ने पहले हमले में ही कुछ महीने पहले उसके जो डिफेंस सिस्टम है उनको नष्ट कर दिया था। आज जो बचे खुचे थे उनको नष्ट किया है। कितने और भी हो सकता है कुछ बचे हों, लेकिन इजराइल ने काफी तैयारी के साथ ये काम किया है। और ऐसा मुझे लगता है कि अमेरिका उसमें सीधे सीधे शामिल ना हो, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट अमेरिकन सैटेलाइट्स की जरूर ईरान को होगी। जैसा कि हम ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी जो संघर्ष हुआ था, जो छोटी लड़ाई हुई थी, उसमें चीन के सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की मदद की थी। नरेश जी, यहाँ पे एक सवाल इस बात को लेकर है, मिडिल ईस्ट में इसको क्या लेकर प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में हो गई है। मिडिल ईस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो दूसरे अरब देश हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट में जाहिर है कि इसको चिंता है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो अरब देशों को ये है कि अगर ईरान ने अमरीकी जो ठिकाने हैं, क्योंकि अमेरिका के जो बेसिस हैं कतर में है, सऊदी अरब में भी है, और जगह भी है, तो वहां पर बहरीन में है अमेरिका के बेसिस। तो अगर अमेरिकी बेसिस पर, अगर इराक में भी है, अगर अमरीकी बेसिस पर ईरान ने हमला किया ये कह के कि इजराइल तो अपने दम पर ये नहीं कर सकता, तो ये लड़ाई काफी आगे फैल सकती है। और अगर ऐसा होता है तब फिर पूरे मध्य पूर्व में ये पूरी लड़ाई छिड़ जाएगी। लेकिन आज की जो स्थिति है, जैसा कि हमने सुना, ट्रंप ने यह कहा है कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं हुआ है। ये इजराइल ने हमें बताया जरूर है, लेकिन हमने इसको करने के लिए नहीं कहा है। ये इजराइल का अपना फैसला है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने को जानबूझकर इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल मानता है कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, और ईरान मानता है कि इजराइल के पीछे क्योंकि अमेरिका खड़ा है, तो असली जो ताकत है इजराइल की वो तो अमेरिका है। उस लिहाज से न केवल मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर जो है चिंता होगी। सबसे पहले तो देखिए, जो तेल के दाम हैं पहले ही गिर गए हैं, इसका भारत पर मुझे लगता है कि नुकसान होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का कोई 70% से ज्यादा आयात करता है, तो भारत के लिए ये एक मुश्किल खड़ी होगी। इसके अलावा जो इस समय और जो चीजें हो रही हैं दुनिया में, जैसे यूक्रेन के साथ जो रूस की लड़ाई चल रही है, उसमें ईरान के हथियार, ईरान के ड्रोन्स रूस से इस्तेमाल कर रहा है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो जाहिर है कि रूस इसके लिए तैयार नहीं है। रूस ने इसके लिए न केवल चिंता प्रकट की है बल्कि इसकी भर्त्सना की है। चीन ने भी भर्त्सना की है, लेकिन चीन भी आप जानते हैं कि ईरान का सहयोगी जरूर है, लेकिन चीन कभी किसी की लड़ाई में इस तरह से सीधे सीधे नहीं पड़ना चाहता। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई में सीधे सीधे नहीं पड़ा। उसने पाकिस्तान को हर तरह की मदद की, मिसाइल की मदद की, हथियारों की मदद की, और सैटेलाइट्स की मदद की, लॉजिस्टिक्स की मदद की। लेकिन सीधे सीधे भारत के साथ चीन भी
यानी भारत के साथ भी चीन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, तो ईरान के साथ के पक्ष में तो उसका मुझे नहीं लगता ये लड़ने का तरीका। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा जो इसमें जो खतरा दिखता है, जो ईरान ने जो ये जोखिम लिया है, वो सबसे बड़ा जोखिम मेरे विचार से ये है कि ईरान अब जो है ये कुछ साल पीछे ये चला जाएगा। अगर उसने फर्दों पर भी अगर हमला हुआ तो उससे ये लगता है कि और कुछ साल और पीछे चला जाएगा। लेकिन इसके बाद ईरान से आप एक शांतिपूर्ण समझौते की इजराइल और अमेरिका को उम्मीद छोड़नी होगी, क्योंकि इजराइल को अब लगेगा कि हमारे पास में अपनी सुरक्षा के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है परमाणु बम बनाना। आपको याद होगा लीबिया में 2003 में लीबिया ने पश्चिमी ताकतों के साथ, खासकर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री तत्कालीन टोनी ब्लेयर ने कर्नल गद्दाफी को समझाया था कि आप अगर ये हथियार अपने बनाने का कार्यक्रम, अगर परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें तो आपको बहुत मदद मिलेगी, हम आपके साथ हैं। और कर्नल गद्दाफी उनके कहने में आ गए और उन्होंने अपने हथियार बनाने का वो जो कार्यक्रम था, परमाणु कार्यक्रम, वो बीच में छोड़ दिया। लेकिन उसके 8 साल के अंदर ही अमेरिका के सहयोग से ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर वहां लीबिया पर हमला किया, क्योंकि वहां आपस में जंग भी, अंतर्द्वंद भी, वहां आंतरिक लड़ाई भी हो रही थी, गृह युद्ध हो रहा था। तो उसके बाद तो कर्नल गद्दाफी की तो खुद की मौत हो गई, उनका बेटा आज भी जेल में है। तो मतलब उसके बाद अगर आपको याद होगा कि उत्तरी कोरिया का देखिए, उत्तरी कोरिया पर अमेरिका इतने समय से दबाव डाल रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, लेकिन परमाणु कार्यक्रम छोड़ना तो दूर, उसने अपनी एनरिचमेंट बढ़ा के हथियार बनाने शुरू कर दिए। और आज ये माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास में कोई 1 दर्जन के करीब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप उत्तरी कोरिया पर हमला नहीं कर सकते। और यही बात आप पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं कि भारत जो पाकिस्तान पर बड़ा हमला नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता, ये लोग मानते हैं, उसके पीछे परमाणु हथियार हैं जो पाकिस्तान के पास हैं। और आपको अगर याद हो कि इजराइल ने भारत से ये एक सुझाव दिया था कि आप के लिए जितना पाकिस्तान के परमाणु हथियार या परमाणु कार्यक्रम खतरा है, उतना हमारे लिए भी है। तो हम ये पाकिस्तान का जो कहूटा प्लांट बन रहा है, इसको हम नष्ट करना चाहते हैं। और ऐसा ये माना जाता है कि पहले ये कहा था मोरारजी देसाई को, मोशे दयान भारत आए थे और मोशे दयान की बात, जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उनसे वो मिले थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और इसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का जो पुरस्कार दिया था, जो सर्वोच्च जो सम्मान होता है। हालांकि इसकी कभी ना इजराइल ने या भारत ने ना पाकिस्तान ने कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन ऐसा माना जाता है। उसके बाद में जब इंदिरा गांधी 1980 में जब सत्ता में आई थी, उसके बाद इजराइल ने इंदिरा गांधी को भी ये मनाने की कोशिश की थी और इंदिरा गांधी मान गई थी, ऐसा ये माना जाता है। और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन आखिरी दम पर ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने भारत और इजराइल दोनों पर दबाव डाला और पाकिस्तान पर जो है इजराइल का वो हमला नहीं हुआ। और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम इजराइल का बना और आज तो पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि ईरान को यह लगता होगा अब कि अगर हमारे पास परमाणु हथियार हुए तब हमें कोई टच नहीं करेगा, तब हमें तो अंततः इजराइल ने ये एक बड़ा जोखिम लिया है कि अगर ये हमला बच गया, अगर ये उसका कार्यक्रम थोड़ा सा बच गया, क्योंकि देखिए आपने 6 परमाणु साइंटिस्ट मारे, इससे पहले आप बीच बीच में टारगेटेड अटैक करके ईरान के परमाणु साइंटिस्ट को मारते रहे हैं, उनके जनरल्स को भी मारते रहे हैं, लेकिन इससे ईरान
खत्म नहीं हो गया, उसकी सेना भी खत्म नहीं हुई है, परमाणु कार्यक्रम भी उसका चलता रहा। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने बहुत बड़ा जोखिम लिया है कि ये अगर ये बिल्कुल खत्म नरेश जी, नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.